प्रॉफिट ना हो क्यों ना करी सकते। दोज ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट कमाते हैं बट ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उनको कहा जाता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, क्योंकि वो परचेज और सेल नहीं करते। मैं गुड्स खरीदता हूँ, गुड्स बेचता हूँ, तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ही नहीं। स्पोर्ट्स क्लब हो गया, ठीक है, जितने भी मोस्टली सर्विस वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो सब इसके अंदर फॉलो हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मीनिंग लिखा हुआ है, कंसर्न्स विच आर नॉट हैविंग एन एम टू जनरेट प्रॉफिट बट हैविंग द एम ऑफ सोशल सर्विस, वेलफेयर ऑफ द मेंबर ऑफ द कंसर्न एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, टू एक्सटेंड एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, टू डेवलप कल्चरल एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन ट्रेडिंग। उनका सिंपल मकसद होता है कि भाई सोशल वेलफेयर, या फिर कोई क्लब वगैरह होगा तो क्लब में क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, मेंबर्स का वेलफेयर, मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, उनको फैसिलिटीज दो, उनको सब कुछ प्रोवाइड करो। उसके लिए आप उनसे चार्ज भी लोगे मेंबरशिप फीस, बट सामने आप उनको फैसिलिटीज भी दोगे। तो यहाँ पे ये लोग कुछ सेल नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब सेल नहीं कर रहे तो कौन सा अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स में बनते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक और अकाउंट बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे जो भी होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट का मतलब कैश अकाउंट, वन काइंड ऑफ कैश अकाउंट, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक पी एंड एल अकाउंट, सारे खर्चे एंड सारी इनकम है। तो डिफरेंस क्या है मुझे ये बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट जस्ट लाइक कैश अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक पी एंड एल अकाउंट। व्हाट इज द डिफरेंस, कैश और पी एंड एल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। बोलो। एक सिंपल डिफरेंस है, कैश अकाउंट में आप सब कुछ लिखते हो, जितना भी पैसा गया और जितना भी पैसा आया, ईच एंड हर एक ट्रांजेक्शन की आप वहां पे एंट्री करते हो। पी एंड एल में सिर्फ खर्चों और इनकम की एंट्री होगी, असेट्स की एंट्रिया नहीं होती। अगर मैंने असेट खरीदी है तो कैश अकाउंट में इफेक्ट आएगी क्या, पी एंड एल में आएगी, नहीं आ रहा है। सो कैश अकाउंट जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो अत्र तत्र सर्वत्र उसमें सब आएगा, लेकिन पी एंड एल जो है उसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंस आएंगे, और जो बैलेंस शीट वाली आइटम्स है वो सीधी बैलेंस शीट में जाएगी, पी एंड एल अकाउंट में नहीं आएगी, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी। यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल भी दिए इन्होंने, राजपथ क्लब, अहमदाबाद जिम खाना, मणिबेन लाइब्रेरी, जीवराज मेहता हॉस्पिटल्स। तो ये सब किसमें फॉलो होते हैं, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के अंदर। इनकम जो होती है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर कैपिटल इनकम, सेकंड इज योर रेवेन्यू। कैपिटल इनकम जो लॉन्ग टर्म नेचर में होती है लेकिन रेगुलर नेचर नहीं होता, रोज रोज नहीं होने वाली, आपको कभी कभार होगी। जैसे एग्जांपल, डोनेशन रिसीव हुआ तो बार बार थोड़ी कोई डोनेशन देगा आपको। लाइफ मेंबरशिप फीस, नाम ही लाइफ मेंबरशिप फीस है, वो एक ही बार आपको मिलने वाली है, ठीक है। कोई सब्सक्रिप्शन हो गया लाइफ टाइम के लिए, आपने लोन बोरो किया, तो ये सब रिकरिंग नेचर के नहीं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे हम, कैपिटल इनकम। और जितनी भी कैपिटल इनकम होगी वो सब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पाई जाती, जैसे कैपिटल एक्सपेंस होता था और कैपिटल रिसिप्ट होती थी, ये कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का सिंपल कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी और बार बार नहीं होगी। तो रेवेन्यू में क्या होगा, उसका उल्टा, रेगुलर इन नेचर एंड अराइजिंग फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ कंसर्न, डे टू डे जो काम करते हो उससे जो आप पैसा अर्न करोगे उसे क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू इनकम। जैसे एनुअल सब्सक्रिप्शन हो गया मेंबर्स का, जो भी मेंबर्स है मेरे क्लब में, जैसे मैं हर महीने या हर साल कोई फीस लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट का ब्याज मिल गया मुझे, न्यूज़पेपर पुराने पड़े थे वो मैंने बेच दिए, कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम मैंने अरेंज किया उसकी टिकट्स वगैरह का पैसा आया, रेंट कोई हॉल वगैरह मैंने भाड़े पे दिया, जितने भी क्लब्स वगैरह होते हैं उनके पास हॉल्स वगैरह होते ही है, तो वो मैरिज वगैरह के लिए रेंट पे देते ही है। स्पोर्ट्स ग्राउंड है मेरे पास तो वो मैंने रेंट पे दे दिया तो उसकी इनकम हुई। मेरे वहां पे लॉकर की फैसिलिटी है, मैं लोगों को लॉकर भी देता हूँ तो उसका रेंट मिलता है मुझे। इनकम फ्रॉम एमिनिटीज प्रोवाइडेड टू मेंबर्स, एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज, कि वहां पे अगर आप स्विमिंग पूल वगैरह एक्सेस करना चाहो तो इतना चार्ज आपको पे करना रहेगा। कोई गवर्नमेंट ने सब्सिडी वगैरह दी है,
भी आप कोई ऐसा पर्पज के लिए आप वर्किंग कर रहे हो जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हर साल हम आपको 20% देंगे, तो वो आपके लिए रेवेन्यू हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए दिया है गवर्नमेंट ने, तो वो कैपिटल बन जाएगा। ये समझ में आया? सो कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म नेचर, रेवेन्यू मतलब डे टू डे या फिर रिकरिंग नेचर का जो होता है उसे कहेंगे रेवेन्यू नेचर। सेम मैनर में होंगे एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बेसिकली इसके अंदर क्या फॉल्ट होगा, फिक्स असेट, जिसका बेनिफिट आपको कमिंग ईयर्स तक मिलता है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज, इन्वेस्टमेंट, लाइब्रेरी की बुक्स होगी, एक्सरे मशीन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्विमिंग पूल्स एटसेट्रा। जैसा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वैसा उसकी असेट होगी। अगर हॉस्पिटल हुआ तो एक्सरे मशीन आएगा, क्लब हुआ तो वहां पे एक्सरे मशीन नहीं आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंस के अंदर जो खर्चे डे टू डे बेस पे रूटीन एक्टिविटी से होते हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, रेवेन्यू एक्सपेंस। डे टू डे एडमिन एक्सपेंस हो गया, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, रेंट हो गया, पोस्टेज एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का खर्चा, न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन, पीरियोडिकल्स मतलब मंथली या ईयरली या उस बेस पे आप कोई मैगजीन्स वगैरह का सब्सक्रिप्शन लेते हो, वो सब, असेट का रिपेयरिंग का खर्चा, उसका डेप्रिसिएशन, कोई ग्राउंड है तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब किस में फॉल होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस में। अच्छा, ये क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस? ये सुना कभी? फिक्टिशियस असेट सुना? क्या होता है? ये उसका भाई है बस, सगा भाई है उसका। फिक्टिशियस असेट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे जो एक साल के लिए बिलोंग नहीं करते, वो एक साल से ज्यादा के लिए हो। तो सिर्फ एक साल के लिए नहीं है, एक साल से ज्यादा के लिए, लेकिन है एक्सपेंस। नॉर्मली एक साल से ज्यादा के लिए होता है तो वो हमारी एसेट हो जाती है, कैपिटल एक्सपेंस हो जाता है। लेकिन ये है रेवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन इसका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक मिलता है, इसलिए इसके आगे वर्ड लग जाता है डेफर्ड। डेफर्ड मतलब कमिंग ईयर्स का। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब आपका एवरी ईयर का expense। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे कि आपने MS धोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया एडवर्टाइजमेंट का 5 साल के लिए, आपने उसको 200 करोड़ रुपए एक साथ पे, अब उसका बेनिफिट आपको कितने साल तक मिलना है, और पेमेंट 200 करोड़, वो आप पहले साल में पे कर दिया पूरा का पूरा पेमेंट। तो पूरा पेमेंट आपने कर दिया, मतलब आपके पास से पैसा गया 200 करोड़, लेकिन सामने आप है ना एक्सपेंस बुक नहीं कर सकते। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आप 200 करोड़ लिखोगे ना तो ये अकाउंटिंग रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये खर्चा एक साल का है ही नहीं। अगर आप उसको डेबिट करोगे तो आपको P&L में डेबिट लिखना पड़ेगा, ये तो 5 साल का है। और इतना यूज एक्सपेंस अगर एक साल में आपके P&L में आ जाएगा तो लॉस ही दिखेगा। तो गवर्नमेंट बोलती है कि इसको ना कैरी फॉरवर्ड कर दो 5 साल के लिए, इसलिए ये बन जाता है फिर हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ऐसा था अपने फाइनल अकाउंट में पॉइंट। फिर ये जो 200 करोड़ है, ये मैं सबसे पहले कहाँ लिखूंगा, बैलेंस शीट में उसको मेंशन करूंगा कि भाई ये मेरा सस्पेंस है। सस्पेंस इसलिए हुआ क्योंकि कमिंग ईयर्स में बेनिफिट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल 200 करोड़ थे, 5 साल के लिए अगर हम माने तो हर साल में कितना चार्ज कर सकता हूँ, 40 करोड़। रिमेनिंग अमाउंट मेरी बैलेंस शीट में पड़ी, और ये 40 करोड़ जो है ये घूम घूम के P&L में आता रहेगा। तो यहाँ पे P&L नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब मेन टर्मिनोलॉजी जो इस नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में होती है वो कौन कौन सी, ये वर्ड्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं, क्योंकि नॉर्मल फाइनल अकाउंट बनाते हो तो आपको पता होता है कि असेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, इनकम एक्सपेंस क्या है। यहाँ पे वर्ड्स ही अलग होंगे सारे। सबसे पहले आया कैपिटल फंड एंड परमानेंट फंड। बोलो ये कहाँ लिखोगे? नाम से ही पता चल जाना चाहिए, कैपिटल लिखा है, शोन सेपरेटली इन लाइबिलिटी साइड। आपको अलग से लिखना है, जैसे हम पार्टनर्स उसमें लिखते थे फाइनल अकाउंट में कैपिटल लिखते थे, फिर उसमें क्या क्या ऐड करते थे, इंटरेस्ट और एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ठीक है, फिर कोई ड्रॉइंग्स हुआ है तो वो सब माइनस करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा सबसे बड़ा आप तो कैपिटल फंड, और उसके अंदर जो P&L अकाउंट से आपका प्रॉफिट आएगा, मैं P&L वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बट आपको कभी यूज नहीं करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो प्रॉफिट आएगा ना उसको ऐसा लिखा जाता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, नेट प्रॉफिट की जगह वर्ड क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम ज्यादा है खर्चों की कंपेरिजन। तो ये नथिंग बट दिस इज वन काइंड ऑफ आवर
और ये घूम के सीधा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट। चलो, सब्सक्रिप्शन और membership fees. To continue the membership of member, concerns regularly collect subscription or membership fees from the members, and this is the main source of income for the concerns. आप टाइम टू टाइम उनसे क्या चार्ज करोगे? मेंबरशिप फीस, एंड दिस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम है मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये इनकम साइड हम इसको शो करेंगे। एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस, बोलो। देखो, अगर ये लॉन्ग टर्म नेचर का है तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, रेवेन्यू नेचर का है तो फिर ये आपके इनकम में आएगा। फिर क्या लिखा है? न्यू मेंबर्स हैव टू पे एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कंसर्न। एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज कैपिटल इनकम, और दोनों नाम लिख लिए इन्होंने। समटाइम्स as per the instruction, some part of amount of entrance fees is considered as capital and some part is considered as revenue. अगर क्वेश्चन में बोल देते कि भाई 40% कैपिटलाइज करो, तो 40% बैलेंस शीट में डाल देना, 60% कहाँ डाल देना? रेवेन्यू में डाल देना। When no instruction is given, entrance fees income is treated as, कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर हम उसको इनकम ही मानेंगे, उसको लाइबिलिटी नहीं मानेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस, नाम से पता चल जाता है ये कैपिटल इनकम है, ये जाएगा सीधा बैलेंस शीट में। अच्छा, बैलेंस शीट में आप इसको कहाँ ऐड करोगे? कैपिटल फंड। बट समटाइम्स ऐड करना रह जाता है तो अलग से लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, डोनेशन। Generally, it is treated as capital income and added to capital fund. But if concern receive donation in regular form, it is disclosed as the revenue income. मुझे हर महीने डोनेशन मिलता, कोई ना कोई आता है मुझे डोनेट करके जाता है। When a concern receive donation frequently and no instruction is given for donation, in this case donation is added to capital fund in the balance sheet. अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट। अगर ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको मिला है तो इसको आपको क्या मान लेना है? कैपिटल इनकम। स्पेसिफिक पर्पस मतलब डोनेशन फॉर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम हो गया, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया, उसके पीछे एक पर्टिकुलर पर्पस का नाम लिखा होगा तो उसे कहेंगे डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इसके रिलेटेड कोई खर्चा होता है, नेक्स्ट टॉपिक वही है, फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जब भी कोई स्पेसिफिक पर्पस का फंड आपके पास होता है और उसके ऊपर कोई खर्चा होता है तो वो आप इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिख सकते, आपको उस फंड में से उसको क्या करना है? माइनस करना है। और कोई इनकम हो तो आपको उस फंड में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। दैट इज फंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। This amount of donation is not added to capital fund but disclosed as specific fund. उसको सेपरेटली दिखाना है, उसमें ऐड नहीं करना है। जैसे प्रेसिडेंट फेलिसिएशन फंड हो गया, प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड। When any expense is incurred in this regard, it is not disclosed in income and expenditure account. कोई भी खर्चा अगर इस फंड के रिलेटेड हुआ तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, बट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव फंड। ये उस फंड अकाउंट में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे प्राइज फंड नाम का एक फंड पड़ा है और क्वेश्चन में ऐसा दिया है एक्सपेंसेस ऑफ प्राइज फंड। अब वो है एक्सपेंस बट वो रेवेन्यू में शो नहीं होगा क्योंकि उसके रिलेटेड एक स्पेसिफिक फंड जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पड़ा है, तो आपको उसमें से ही माइनस करना है। अच्छा, ये फंड ना हो तो फिर आप उसको एक्सपेंस में लिखो। If prize fund is received, then prize expense is disclosed by deducting it from the prize fund on the liability side of balance sheet. And if the amount is invested in certain type of security, then amount of interest received is added to respective fund. कई बार ऐसा होता है कि फंड पड़ा है तो पड़े पड़े तो गांधी जी बढ़ेंगे नहीं, सो वो लोग क्या करते हैं? उसको इन्वेस्ट कर देते, तो इन्वेस्ट पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट आपकी वैसे इनकम हुई लेकिन वो फंड से रिलेट कर रहा है, इसलिए फंड में जाके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जैसे एफडी में नहीं होता, 1 लाख का इंटरेस्ट मिलता है तो वापस क्यूमुलेटिव बेस पे उसमें ऐड हो जाता है और नेक्स्ट ईयर आपको टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। बस उसी तरीके से था। लेगेसी, ये क्या होता है? तो वर्ड बड़े विचित्र आने वाले है। फाइनल अकाउंट ही पढ़ रहे हैं अपने, अभी तक हमने प्रॉफिट वाली कंपनियों का पढ़ा था, अब नॉन प्रॉफिट वाली कंपनियों का पढ़ा है। अब नॉन प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगे ऐसा नहीं है, वो प्रॉफिट कमाएंगे बट उनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो फिर क्लब चलेगा कैसे? लेगेसी मतलब जो आपके दादा परदादा आपके लिए छोड़ के चले गए, ठीक है।
When individuals give their own asset as legacy through will, in this case, respective income is added to capital fund as capital income. So legacy जो है वो मेरी क्या होगी, कैपिटल इनकम होगी। ठीक है, जो भी मुझे कुछ भी मिला है विल के तौर पर, ठीक है, उसको मैं क्या कहूंगा, लेगेसी। कोई और देता है तो वो डोनेशन होता है, और मेरे घर वाले अगर कोई छोड़ के जाएंगे अपने लिए तो उसे क्या कहेंगे, लेगेसी। बोलते हैं ना, उनकी लेगेसी को कंटिन्यू रखा हमने, मतलब उन्हीं का जो ट्रेडिशन चल रहा था उसी को हमने कंटिन्यू रखा। लॉकर रेंट, बोलो इनकम एक्सपेंस क्या लगता है? क्योंकि ये फैसिलिटी जो होती है वो मेंबर्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्लोथ्स वगैरह जो है जब भी क्लब में आएंगे तो वहां पे वो लॉकर में रख देंगे। ठीक है, सो एवरी ईयर आपको उस लॉकर रेंट को पे करना पड़ेगा, एंड लॉकर रेंट इज रेवेन्यू इनकम फॉर द कंसर्न। चलो फिर यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है सस्ती सी। कैपिटल इनकम कौन कौन सी होगी, रेवेन्यू इनकम, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसकी लिस्ट ही दे दी उन्होंने। चलो कैपिटल में क्या क्या आता है कि भाई लाइफ मेंबरशिप फीस आएगा, एंट्रेंस फीस बट एज पर इंस्ट्रक्शन, डोनेशन, चैरिटी, दोनों सिमिलर वर्ड होते हैं। लेगेसी, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, कोई असेट बेच दिया आपने, अच्छा असेट बेचोगे तो कहाँ लिखोगे, नहीं लिखेंगे। असेट बेचते तो असेट में से माइनस कर, असेट में से माइनस करने का मतलब उसकी एक्चुअल इफेक्ट लाइबिलिटी साइड ही आई ना, इसलिए यहाँ पे लिखा है उन्होंने। कैपिटल फंड और कोई भी लोन बोरो किया हो। रेवेन्यू इनकम में जो मेंबर्स मुझे सब्सक्रिप्शन देते हैं, एंट्रेंस फीस देखो दोनों में आया क्योंकि लिखा था इंस्ट्रक्शन देंगे आपको। रेंट रिसीव्ड हुआ, ग्राउंड रेंट, income of ground, rent of hall, profit on sale of asset, interest on investment, bank interest, sale of old newspaper, income of canteen, लॉकर रेंट हो गया, गवर्नमेंट सब्सिडी हो गई, इनकम ऑफ लेक्चर्स, ड्रामा टिकट्स, ओल्ड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बेचा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डोनेशन और चैरिटी जो मुझे एनुअल बेस पे या मंथली बेस पे डोनेशन मिलता है तो उसको हम क्या मानते हैं, रेवेन्यू। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम इनकम, ये सिर्फ कुछ नाम दिए ताकि आप टर्मिनोलॉजी से यूज टू हो जाओ कि भाई इनकम क्या क्या होगी। फिर कैपिटल एक्सपेंस में असेट जो भी परचेज करेंगे, इन्वेस्टमेंट करूंगा, कोई कलर एक्सपेंस करवाया है मैंने बिल्डिंग का तो वो भी यूज एक्सपेंस है, वो भी बार बार नहीं होता। एक्सपेंस फॉर स्पेसिफिक पर्पज, देखो ये कैपिटल में क्यों लिखा है, अभी हमने आगे नहीं पढ़ा था कि अगर स्पेसिफिक फंड का कोई खर्चा होता है तो उस फंड में से क्या होगा, माइनस। अब फंड में से माइनस हो रहा है मतलब वो असेट साइड लिख रहे हो आप। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ स्विमिंग पूल, एक्सरे मशीन, ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंस होंगे। अब नॉन ट्रेडिंग के रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब डे टू डे एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट भरना, एडवर्टाइजमेंट, रिपेयरिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी, सैलरी, एडमिन, ग्राउंड, सैलरी एक्सपेंस, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ प्रोग्राम, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, डेप्रिसिएशन, कैंटीन, सैलरी, टेलीफोन बिल, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स एटसेट्रा। कलरिंग वर्क एक्सपेंस एंड ग्राउंड लेवलिंग एक्सपेंस, ये दो तरीके के डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं क्योंकि इनका बेनिफिट जो है वो मुझे कमिंग ईयर्स तक भी मिलेगा। क्लियर, खबर पड़ी? ये ना लिस्ट डाउन कर दो आप, ये लिखो वो ज्यादा सही रहेगा, बार आपको सारी टर्मिनोलॉजी पता चल जाए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो वो भेज दूं मैं आपको पीडीएफ, आप बोलो वैसा अभी लिखना है तो अभी। खुश हो गए लिखना है। ना आप बाहर रख के बोले तो समझ में आ जाए, वो देख वो भी बाउंड्री के अंदर है। अब आ जाए, आधा अंदर आ जाते फिर बोलते हैं कमिंग सर।
चलो मैंने भेज दिया आपको ग्रुप में। वो अपने वाले ग्रुप में भेजिए, आप नहीं होंगे शायद उसमें, आप उसको भेज देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन हुए वेदर इट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट, सब आपको उसमें रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिमेन भी दिया है कि भाई यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आप लिखोगे। अच्छा, अगर बैंक का नेगेटिव बैलेंस हुआ तो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। फिर जितनी भी आपकी इनकम हुई है, ठीक है, पेमेंट हुए हैं सारे के सारे, वो आपको लिख लेना है क्रेडिट साइड, और जितना भी आपका इनकम हुआ है वो सब आपको लिख लेना है डेबिट साइड। यहाँ पे इनकम मीन्स रेवेन्यू एंड कैपिटल बोथ, एक्सपेंस मीन्स रेवेन्यू एंड कैपिटल बोथ। चलो एक नानकड़ा क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ श्रेय क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसको प्रिपेयर करना है। तो किधर छूटे तो चालू ही तो था। चल छोड़ना भाई, फटाफट पढ़ लेते हैं। चलो आपको क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, चलिए कुर्सी पे बिठा दूंगा, बैठना है तो जा, चलो चलो फटाफट बैठना है पीछे, तुम तो बोला हाँ। चश्मा पहन लिया, घड़ी वड़ी पहननी पहन ले, तैयार हो जा, फिर चालू करूँ मैं। एंट्रेंस फीस देखो, अब यहाँ पे ना आपको बाइफरकेशन नहीं करना है। जब भी हम नॉर्मली सम करेंगे ना, तो अभी हमने क्या पढ़ा, रिसिप्ट, अरे सॉरी, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंस। यहाँ पे बाइफरकेशन नहीं करना है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो दोनों आते हैं। आपको यहाँ पे ये नक्की करना है कि पैसा आया कि पैसा गया, ठीक है। ये देखो कैश बैलेंस है, ये ओपनिंग में आ जाएगा। एंट्रेंस फीस मिलती है हमको, मेंबरशिप फीस भी मिलती है, रिसिप्ट, फर्नीचर परचेज गया पेमेंट, बुक्स परचेज पेमेंट, इक्विपमेंट पेमेंट, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर पेमेंट, लेक्चर इनकम रिसिप्ट, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस रिसिप्ट, हॉल रेंट पेड पेमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रिसिप्ट, हमको मिलता है, कंट्रीब्यूशन होता है, डोनेशन रिसिप्ट, डोनेशन फॉर पेविलियन रिसिप्ट, सैलरी पेमेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, expense of entertainment program, electricity bill, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अच्छा इसमें ये लॉस हुआ है तो उसकी कोई एंट्री होगी, 7,000 का था देखो फर्नीचर, 4400 में बेच, कैश अकाउंट में कोई लेना देना नहीं है। पेविलियन कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेमेंट, और फिर ये आपको कैश का क्लोजिंग दे दिया, बैंक का क्लोजिंग नहीं दिया, तो हम अकाउंट बना के क्लोज करेंगे तब हमको बैंक का क्लोजिंग मिल जाएगा। चलो आपको पीडीएफ भेजिए, उसमें निकाल दो आप इलस्ट्रेशन 2, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलो शुरू करें। चलो सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, डेबिट साइड अपने क्लियर करते हैं। तो ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसमें मेंशन करेंगे कैश का अलग, बैंक का अलग। कैश का कितना है 30,000, 40,000। चलो फिर एंट्रेंस फीस, रिसिप्ट और पेमेंट,
क्या नाम था? एंट्रेंस फीस। चलो फिर मेंबरशिप फीस, ये वो भी इधर ही आएगी। थोड़ा लेट आया। एंट्रेंस फीस ऑलवेज आपकी रिसिप्ट होगी। ये क्लब के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे एंट्रेंस फीस मिलेगी, वो देनी नहीं है। मेंबरशिप फीस बोलो कितनी अमाउंट? किसका? टोटली बोल दो ना। करंट ईयर में टोटल कितनी रिसिप्ट हुई तो वो आउटर कॉलम वाली अमाउंट ही लिखनी है। फिर फर्नीचर परचेज तो पेमेंट अमाउंट। क्यों आवाज कर रहा है? ये आवाज कर रहा है। बाय इक्विपमेंट कितने के खरीदे? फिर सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर तो वो पेमेंट है। अमाउंट। फिर लेक्चर इनकम 1800, बस 1800 मिला। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस 11,000। फिर हॉल रेंट पे किया है हमने, ओनली 6,000। कंट्रीब्यूशन हमारी रिसिप्ट होगी, कंट्रीब्यूशन टू एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 16,000 रिसिप्ट 20 स्पेसिफिक पर्पस। ओके, तो डोनेशन फॉर पेविलियन स्पेसिफिक पर्पस हो गया 4040। चलो फिर कितना? 23,900। फिर तो रिसिप्ट सेल ऑफ न्यूज़पेपर 1400, एक्सपेंस ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम 26,600, वो भी हमारा एक्सपेंस हुआ 7,000। फिर रिसिप्ट हुई सेल ऑफ फर्नीचर पेमेंट 20। अच्छा, अब सीधा क्लोजिंग आ गया। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसमें कैश कितना? 23,200। टोटल मार भाई, कॉपी पेस्ट ना कर। 2 लाख क्रेडिट साइड माइनस कर दो, जो डिफरेंस होगा वो बन जाएगा हमारा बैंक। थर्टी फाइव, 30,500, 3,500 के 30,000। क्लियर, खबर पड़ी? तो ये था कि नॉर्मली आपको अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का बोले, बाहर निकाल दूंगा तो खड़ा हो।
आधा घंटा अपना शांति रख सकते हो। तुम सीधा बैठा ऐसे टेढ़ा होके बैठा है, रोटेट होके, सहारा चाहिए सर। इंडिपेंडेंट बनो भाई। चलो, तो आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं, आपको कुछ बैलेंसेस दिए हुए होंगे और आपको बोलेंगे रिसिप्टेड पेमेंट अकाउंट आपको बनाना है। ये इंडिविजुअल हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाने की बारी आएगी ना, तब रिसिप्टेड पेमेंट नहीं बनेगी, बट रिसिप्टेड पेमेंट दिया हुआ होगा, उसके बेस पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो ये जितना भी आपको रिसिप्टेड पेमेंट में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपके इनकम एक्सपेंडिचर्स भी है और आपकी असेट एंड लाइबिलिटीज भी। अब इसको आपको क्या करना पड़ता है, बाइफरकेट करना पड़ेगा, कौन सा असेट में जाएगा, कौन सा लाइबिलिटी में जाएगा, कौन इनकम है, कौन एक्सपेंस। फिर उसके साथ आएंगे उसके एडजस्टमेंट्स, जैसे फाइनल अकाउंट में होता था वैसे ही। चलो, इसको कॉपी कर दो पहले। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, बट यहाँ पे आपको वर्ड क्या लिखना है, एक्सपेंस, यहाँ पे क्या लिखना है, इनकम। पीएनएल में भी ऐसा ही करते थे अपने, और वहां पे पर्टिकुलर अमाउंट लिखते थे। ठीक है। अब जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो सब आपको डेबिट साइड में मेंशन करने हैं, इनकम्स आपको क्रेडिट साइड में मेंशन करनी है। और अगर आपका नेट प्रॉफिट आता है तो उसे कहेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और अगर आपका लॉस आता है तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इसके अलावा आपको आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड की इफेक्ट देनी है। अब आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आउटस्टैंडिंग जो पीएनएल अकाउंट में हम प्लस माइनस करते हैं, वो इनकम हो के एक्सपेंस दोनों में सेम ही रहेगा। करंट ईयर प्लस करना है, प्रीवियस ईयर माइनस करना है। और इफ इट इज प्रीपेड, करंट ईयर माइनस करेंगे, प्रीवियस ईयर को प्लस करेंगे। अब इनकम एंड एक्सपेंस के हिसाब से इनका बैलेंस शीट में इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग आपका एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट में, और अगर यही आउटस्टैंडिंग आपकी इनकम है तो बैलेंस शीट में असेट साइड। अगर प्रीपेड जो है वो आपकी लाइफ एक्सपेंस है तो वो कहाँ आएगा, असेट में। और अगर वही चीज आपकी इनकम है तो वो कहाँ लिखोगे आप, लाइबिलिटी। Disclose the following information in income and expenditure account for the year ended 31st March 15 and on balance sheet date. Subscription received, income और expense? इनकम, कितनी इनकम मिली आपको, 1,50,000 में। फिर आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलो, तो ये जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा, क्योंकि इनकम है मेरी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1,50,000। अब इसमें आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस कर दूंगा, प्रीवियस ईयर का होगा तो माइनस। फिर प्री रिसीव्ड, अगर करंट ईयर का है तो माइनस करेंगे, और प्रीवियस ईयर का हुआ तो हम इसको प्लस करेंगे। इनकम है तो प्री रिसीव्ड बोल देते हैं हम इसको। चलो, आपको देखो यहाँ पे टेबल में 2 साल की डेटा दिया है, 1/4/14, 31st March 15। दिस इज योर प्रीवियस ईयर, दिस इज करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का 16 है, करंट ईयर का 8 है। यहाँ पे लिखेंगे 8,000, प्रीवियस ईयर में लिखेंगे 16,000। प्रीपेड मतलब प्री रिसीव्ड जो है वो करंट ईयर का 10 है, प्रीवियस ईयर का 9 है। 150 प्लस 8, 16 माइनस 10 माइनस एंड प्लस 9, 1,41,000। ठीक है, तो ये आपको ना एक एडजस्टमेंट के तौर पे दिया जाएगा। और इस पूरे चैप्टर के अंदर सब्सक्रिप्शन अलग अलग वेराइटी से पूछा जाता है। ये एक वेराइटी है कि आपको आउटस्टैंडिंग इस तरीके से दिया जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे तो कुछ और वेराइटी आएगी। अब यहाँ पे जो करंट ईयर वाली अमाउंट है, ये कहाँ लिखोगे और ये कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट में सेकंड इफेक्ट। कौन सा सेट, आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी? इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग हमारी असेट होती है, और प्रीपेड जो है आपका मतलब प्री रिसीव्ड जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। क्लियर, खाओ पड़ी। चलो, फिर सब्सक्रिप्शन में और कुछ है तो देख लेते हैं। ये देखो बैलेंस शीट में इस तरीके से उन्होंने एडवांस मतलब प्रीपेड,
और ये उन्होंने असेट साइड दिखा दी। ये 5 नंबर पढ़ो और मुझे बताओ इसमें क्या करो। काम करो, ये सॉल्व करके दो। आपको सिर्फ इसके अंदर सब्सक्रिप्शन मुझे बताना है, बाकी कुछ भी नहीं बताना। ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट में डाल के दिया है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इतनी मिली। ठीक है, नीचे जो नोट दी हुई है एडजस्टमेंट, वो सब्सक्रिप्शन का नहीं है, वो एक सैलरी का और एक स्टॉक का है। आप मुझे सब्सक्रिप्शन बता दो खाली, कि इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन कितनी अमाउंट पे बताया जाए। बोलो। 60,000, 61,550, फिर वो 1415 लिखा है, इसलिए यहाँ पे 1415 लिखा है, इसलिए ऐसा लग रहा है। ये रिसिप्ट अकाउंट है, ध्यान रखना, ये कैश वाला सिस्टम है। और अपने यहाँ पे इंडिया में अकाउंटिंग अक्रूवल सिस्टम से चलती है। आपको तो रिसिप्ट 60,000 थोड़ी हुआ है, आपको तो पूरा 61,550 हुआ है करंट ईयर। तो वो कैश सिस्टम पे जा रहे हो आप, अक्रूवल सिस्टम फॉलो ही नहीं कर रहे हो। अक्रूवल सिस्टम क्या कहता है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, उसमें से रिसीव कितना हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, तभी तो आउटस्टैंडिंग क्रिएट होता है। ये कौन सा अकाउंट आप देख रहे हो, ये रिसिप्ट अकाउंट है। रिसिप्ट अकाउंट का मतलब सिर्फ कैश वाली चीजें यहाँ पे मिलेगी आपको, इसका आउटस्टैंडिंग प्रीपेड से कोई लेना देना नहीं है। और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे। और कोइंसिडेंटली आपका आंसर राइट है, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट में और कुछ बोला नहीं है, बट इसको हम अक्रूवल सिस्टम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टोटल सब्सक्रिप्शन हमको कितना रिसीव हुआ, टोटल 61,550। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ये 2013-14 के अमाउंट कितना है, 700 है। प्रीवियस ईयर की अमाउंट आपको अभी मिल रही है, तो ये प्रीपेड था क्या आउटस्टैंडिंग होगा, बट ऑब्वियस बाकी था इसलिए वो इस साल में दे रहे हैं। तो ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 700, और ये जो है 15-16 का 850, ये क्या है, करंट ईयर में आप नेक्स्ट ईयर की भी अमाउंट पे कर रहे हो, तो ये बन गया आपका प्रीपेड, एंड दिस इज प्रीपेड या प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर। कितनी अमाउंट थी, और जब आप ये दोनों अमाउंट माइनस करोगे ना, तब जाके ये 60 आ रहा है। समझ में आया, क्योंकि अक्रूवल इफेक्ट देनी जरूरी है और ये दिखाना भी पड़ेगा आपको। अभी तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नीचे दिया होता तो 60 आता आंसर, नहीं आता, प्लस हो जाता उसके अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, पिछले साल का प्रीपेड होता तो वो हम यहाँ पे प्लस कर देते, तो पूरा आंसर ही आपका क्या हो जाता, चेंज हो जाए। इसलिए आप रिसिप्ट के हिसाब से मत रहना कि भाई करंट ईयर में जो मिला है वही आएगा, नहीं, इसमें आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। चलो, उसके बाद एक सैलरी का पॉइंट दिया, देखो 25,300 मैंने सैलरी पे की, और उसका आउटस्टैंडिंग हमको दिया हुआ है, तो ये तो सिंपल हो गया, सैलरी 25,300 लिखेंगे, प्लस करंट ईयर 4,200, माइनस प्रीवियस ईयर 5,800, 23,700। ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आउटर कॉलम में लिख लोगे, ये इनर कॉलम में प्रेजेंट हो जाएगा। तो पढ़ी, फिर स्टेशनरी के अंदर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टेशनरी में आपको ध्यान रखना है, आपको एक वर्किंग कर देनी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको मिलेगा कंजम्पशन की, भाई कितनी स्टेशनरी यूज की या कंज्यूम की आपने। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है हमको, 560, क्लोजिंग दिया है हमको 740,
और रिसिप्ट एंड पेमेंट में से हमको पता चला कि हमने 1750 स्टेशनरी परचेज की है। 15 ये आपका स्टेशनरी का कंजम्पशन, और फिर जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस नहीं है सॉरी, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस जो है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। तो इसमें हमने को बनाने को कुछ नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि आप इसको प्रेजेंट कैसे करोगे, कैसे इसकी कैलकुलेशन करो। ये सारे पॉइंट घूम फिर के ना बड़ा क्वेश्चन में आना है, इसलिए सब्सक्रिप्शन अपने खास पहले देख लेंगे। ये समझ में आया? पक्का? इतना रखे आज, कल है ना लेक्चर, बस तो कल सब्सक्रिप्शन को खत्म करेंगे।